शुरुआत करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ह्यूमन एनाटॉमी पर, किस तरीके से हमें ये दिखती हैं चीज़ें। आप ये देखिए, आप यहाँ पर हमें ये दिख रहा है बक्कल कैविटी, ओरल यानी कि माउथ से भोजन होते हुए इस तरीके से यहाँ पर आता है। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है और इसके माध्यम से ये आपको दिख रहा है, ये पेट है हमारा, स्टोमक जिसको बोलते हैं। और स्टोमक के बाद यहाँ पे ये वाला जो छोटा-सा कॉइल कुंडली दिख रही है, ये छोटी आँत है। स्टोमक के बाद ये हमारी छोटी आँत पर भोजन आता है और छोटी आँत से भोजन जो जाता है, बड़ी आँत से जाते हुए मल द्वार के माध्यम से फाइनली एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये है हमारे नॉर्मल एनाटॉमी। शुरुआत करते हैं। अब बात ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली 2 भागों में उन्होंने बाँट दिया है। एक बाँटा है एलिमेंट्री कैनाल के रूप में और दूसरा बाँटा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कैनाल का मतलब यानी कि नाल। नाल का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ से ये भोजन गुज़रता है, उसके इन्होंने भाग बनाए हैं, जैसे मुख। अब यहाँ पर भोजन रुकेगा नहीं, बस यहाँ से गुज़रता रहता है, ठीक है? जैसे कि माउथ। माउथ के बाद फेरेनिक्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाला फेरेनिक्स एरिया है। इसोफेगस ये आहार नाल है। स्टोमक, इसके बाद ये वाला एरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आँत, बड़ी आँत, रेक्टम और अंत में एनस। ये सारे के सारे पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब जहाँ से भोजन गुज़रता है। दूसरा जो भाग है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी ग्रंथि जिससे कुछ ना कुछ एक्सक्रीट होता है, मतलब स्रावण होता है किसी ना किसी जूस का या रस, जिससे की मदद मिलता है भोजन पाचन में, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड है। तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स। पहला पार्ट हमारे सामने एलिमेंट्री कैनाल, उसके हमने ये हिस्से देख लिए हैं और दूसरा है हमारे सामने ये। पहले हम देखिए एक-एक भाग को पढ़ेंगे, अंत में एक तरीके से पूरा क्रोनोलॉजी देखेंगे किस तरीके से भोजन कहाँ-कहाँ से पास होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी की। तो मुख गुहा में जब भी आप जाओगे तो मुख के अंदर क्या रहेगा, जबड़े रहते हैं, दाँत रहते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी है जीभ। और जब जीभ की बात करते हैं, जिह्वा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस टेस्ट वर्ड्स से पूछे जाते हैं। तो ये आइए देख लेते हैं एक बार ज़रा। टेस्ट बड्स की लोकेशन कैसी है? बिटर। अगर आपको कड़वा लगता है तो ये जो टंग है, टंग की जो पिछला हिस्सा है कानों के पास, यहीं से कान से धुआँ निकल जाता है ना पीछे वाले हिस्से से, तो कड़वा। साउर मतलब खट्टा, खट्टा मतलब मिडल के साइड बेस से, ये साउर है। मिडल के साइड, साउर साइड बेस से। स्वीट हमें लगेगा टिप से, ठीक है? टिप कोई भी चीज़ है, अब खट्टी है, मीठी है, आप टेस्ट करके आगे की टिप से देखते हैं। सॉल्टी अगर कोई चीज़ है तो वो ये वाले पार्ट से लगेगा, ठीक है? और अगर कोई चीज़ उमामी, उमामी का मतलब होता है हिंदी में कसेला। जैसे टमाटर सड़ जाता है, इस प्रकार का टेस्ट है, तो ये जीभ के आगे वाले पार्ट से हमें पता चलता है ये टेस्ट। तो ये बात थी हमारे टेस्ट के बड्स की। इसके बाद दूसरा हमारा जो हिस्सा आता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे दाँत। दाँतों के बारे में ज़रा एक बार देख लेते हैं क्या कैसा रहेगा। तो दाँतों के बारे में नॉर्मली अगर आप देखो तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारे मसूड़ों के अंदर एम्बेडेड है। तो इस पार्ट को आप बोलोगे रूट पार्ट है और ये रहता है आपका क्राउन पार्ट, ठीक है? जनरली जो टीथ होता है, ये जो आपको ऊपर का लेयर व्हाइट दिख रहा है, ये इनेबल है, इनेमल, और ये बॉडी का सबसे टफेस्ट मटेरियल होता है। ये डेंटिन है, पल्प, जिंजीवा, ठीक है ना? ये रूट कैनाल होता है, सीमेंटम बोन भी होती है और ब्लड वेसल एंड नर्व्स होते हैं। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इनेबल को याद रखना है कि बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसके अलावा ह्यूमन्स की अगर आप टीथ की बात करेंगे तो ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम इनका फंक्शनिंग देखते हैं क्या फंक्शन है। इंसीजर आप ये देखो एकदम नुकीले हैं, इंसीजर एकदम नुकीला दिख रहा है, तो ये जनरली क्या काटने के काम आता है। इंसीजर किसके काम आता है? काटने के काम आता है। किसके काम आता है? काटने के काम आता है। कैनाइन आता है, ये फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलर ये चबाना और ये भी चबाने के काम आता है। अब ज़रा अंतर समझते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन ज़रा देखते हैं कि माउथ में कहाँ क्या होता है। आपको ये वाला जो दिख रहा है ये, जैसे कि ये एक एरिया, ये आपको ये टीथ दिख रहा है ये वाला, ये आपका इंसीजर है। इंसीजर मतलब नुकीला होता है। तो आप ये बताओ, जैसे एप्पल आप काटते हैं तो, सॉरी, जब एप्पल को काटते हैं तो यहीं से तो काटते हैं। और उसी तरीके से हमें दिखेगा हमारा कैनाइन टीथ, ठीक है? ये हमारा हमें क्या दिख रहा है? कैनाइन टीथ होता है। कैनाइन किसके काम में आता है? फाड़ने के काम में आता है। और जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें ये कैनाइन टीथ बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो मांस इसी से फाड़ते हैं। इसके बाद आते हैं प्री मोलर एंड मोलर। अब आप प्री मोलर एंड मोलर को आप ये देखो, तो ये देखो इनका एरियास आप देखो किस तरीके से, ये ऊपर वाला एरिया देखो, ये तो क्राउन एरिया है, नीचे सॉरी ये तो रूट एरिया है, ये क्राउन एरिया है। तो ये देखो बहुत चौड़ा है
वो इससे भी चौड़ा ये है, तो ये चबाने में भी काम आता है और ज़्यादा महीन चबाता है आपकी दाढ़। अंत में आप ये बताओ जब खाना खाते तो चबाते किससे हैं? इसी वाले से, जो सबसे लास्ट में होता है मोलर। चल आइए शुरुआत करते हैं। जनरली क्वेश्चन इनकी संख्याओं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे जो पूरा मुख क्या होता है उसमें जो सांचे होते हैं वो 16 दूनी 32 दांत होते हैं, 16 यहाँ पे और 16 ऊपर वाले जबड़े में। तो 16 और 16 32, तो हम उनको एक ही 16 पढ़ लें तो वैसे ही सिमेट्री यहाँ पे भी होगी, एक जैसे ही होंगे, लेकिन हम उनका एक हिस्सा पढ़ लेते हैं, 8 पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8 अगर रहेगा तो इस साइड के पढ़ लें, सेम इसी साइड में रहेंगे, तो 8 जैसे 8 ये पढ़ेंगे तो सेम 8 इस साइड 16, और जब 16 हमें पता है तो ऊपर भी 16 रहेगा। जैसे अब जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया जाता है 2123 और 2102 का, ये एडल्ट्स के लिए है और ये है चाइल्ड्स के लिए। सबसे पहले हमारा जो दांत आता है वो आता है हमें इंसीजर, तो इंसीजर की संख्या यहाँ पर होती है 2, राइट। सॉरी, ये 2 इंसीजर हैं। इसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा कैनाइन, एक। तो अगर 2 इंसीजर इस साइड है तो 2 इंसीजर इस साइड भी होंगे आपके, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे नीचे 4 और ऊपर की तरफ भी कितने होंगे 4, तो टोटल कितने हो गए 8। तो इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। जो भी होगा आप इंटू किससे करोगे, 4 से कर देना, ये इंटू 4। इसी के अलावा एक कैनाइन होता तो इंटू 4 से, एक कैनाइन अगर इस साइड होता तो एक कैनाइन यहाँ पे भी होता, तो 1 इंटू 4, 4 टीथ होते हैं कैनाइन। 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर, इस साइड 2 होंगे तो 2 इस साइड होंगे, 4 हो गया, तो 4 ऊपर भी होंगे, तो इंटू 4 करोगे तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। उसी तरीके से हमारे जो मोलार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं अंत के, 1 2 3। देखो बहुत चौड़े चौड़े से दांत दिख रहे हैं, ये मोलार है, ये पीसने के काम आते हैं, है ना, चबाने के काम में आते हैं। तो मोलार इस साइड 3 है तो 3 इस साइड 6 हो गया, 3 ये दिख रहा है, 3 ये दिख रहा है, यानी कि 3 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 12। अब आप इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 32, राइट। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ICMP ऐसा लिख दिया जाता है। ICMP कितने हो गए 2123, तो 2 1 2 3। उसी तरीके से हम देखेंगे चाइल्ड्स में मोलर जो दांत होते हैं ये इनका एब्सेंस होता है, ठीक है। और जो ICPM होता है, ठीक है, एक मिनट, ICPM पहले प्री मोलर आएगा फिर मोलर आएगा, राइट। हाँ, तो सीधी सी बात ये है कि चाइल्ड्स में क्या है कि इंसीजर तो 2 होते हैं और जो कैनाइन टीथ होता है वो एक ही होता है। जो प्री मोलर होते हैं वो 0 होते हैं। पूछा जा सकता है कि चाइल्ड बच्चों में कौन सा जो टीथ है वो 0 होता है, होता ही नहीं है, तो ये प्री मोलर, और मोलर की संख्या सिर्फ 2 होती है। तो एडल्ट्स और मोलर्स के लिए याद हो गया 2123 2102। तो आइए ये हमने चर्चा करी है माउथ के बारे में। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली के बारे में उन्होंने थोड़ी बात करी है। सबसे पहले आप फेरेनिक्स की बात कर लो कि ग्रास नली को हम क्या, ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरेनिक्स कहलाता है। अब फेरेनिक्स का आप यहाँ पर ये देखो, ये फेरेनिक्स यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये गौर से थोड़ा जूम करके, ये फेरेनिक्स आपको ये दिख रहा है। जब जैसे ही भोजन आपने यहाँ पे डाला तो यहाँ पर अब देखो इस एरिया में आपका क्या होगा, यहाँ पे तो 2 बिंड, एक तो बिंड पाइप होता है, एक होता है आपका यहाँ पर फूड पाइप होता है, राइट। तो बिंड पाइप और फूड पाइप को हम कैसे, अब भाई खाना किस फूड पाइप में चला, फूड पाइप में जा रहा है, बिंड पाइप में जा रहा है, ये कैसे फंक्शनिंग होता है। तो फेरेनिक्स में यहाँ पर 2 छेद है, मतलब सीधी सी बात है, ये आप अपने आप में यहाँ पर एक इस साइड, एक ये बिंड पाइप होगा आगे की तरफ, ये होगा पीछे की तरफ फूड पाइप होगा। अब जब आपने खाना खाया है तो वो इस वाले पाइप में भी जा सकता है, इस वाले पाइप में भी जा सकता है। तो फिर हमारी बॉडी फंक्शनिंग कैसे करती है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि जो फेरेनिक्स होता है, ये फेरेनिक्स हमें दिख रहा है, यहाँ पे एपिग्लोटिस दिख रहा है। एपिग्लोटिस क्या होता है, हमारा जो बिंड पाइप होता है आगे की तरफ इसको बंद कर देता है, और पीछे की तरफ जो हमारा ये वाला जो पाइप रहता है फूड पाइप, इसको ये ओपन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया, तो अब यहाँ से सिर्फ हवा जाएगी तो यहाँ पे भोजन तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ से जाएगा आपका फूड। तो एपिग्लोटिस का काम जनरली क्या है, बिंड पाइप को ब्लॉक करके ये इंश्योर करना कि जो भोजन है वो आपका फूड पाइप में जाए, ठीक है। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ये किसका काम है जनरली, ये किसका काम है, एपिग्लोटिस का काम है ये इंश्योर करना। एपिग्लोटिस कहने का मतलब एक तरीके से चौकीदार है, तो देखता रहता है कि हमें कौन सा द्वार बंद करना हो, श्वास नली को बंद कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एसियोफेगस की बात करेंगे तो एसियोफेगस मतलब क्या है, ये ग्रास नली है। एसियोफेगस जो लंबी सी आपको कैनाल दिख रही है, ये वाला एरिया, ये है एसियोफेगस।
इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? तो पहली चीज़ मैंने आपको यही बता दी है। अब जब आप भोजन यहाँ से इनटेक करके नीचे की तरफ भोजन जाता है तो ऐसा नहीं है कि भोजन फ्री फॉल हो, ऐसे अपने आप ऐसे सीधा नीचे चला जाता, नहीं। आगे की तरफ छोड़ के मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर इस यहाँ से ये एक और पट्टी होगी, यहाँ पे ये फूड पाइप है। इससे जब जाता है तो होता ये है कि एकदम ऐसे नीचे नहीं चला जाता है। तो ये जो आपकी ये जो वॉल दिख रही है, इसकी जो दीवार दिख रही है, इसकी जो लाइन्स है, इसकी जो सीमा है किसकी, एसोफेगस की, ये क्या करता है, ये भोजन को नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, नीचे की तरफ पुश करता है यानी कि ये दो पार्ट है ना आपस में ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो भोजन नीचे आ गया। ठीक है ना? फिर ये यहाँ से सिकुड़ेगा तो और भोजन नीचे आएगा, फिर ये वाले एरिया सिकुड़ जाएंगे, तो भोजन एक तरीके से ऐसे बेबी पैटर्न पे चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है जो संकुचन हो रहा है, यहाँ पर संकुचन और प्रसारण हो रहा है इस नली में, इसी नली को, इस प्रोसेस को हम एक तरीके से बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। क्या बोलते हैं? जो क्रमांकन होता है यानी कि सिकुड़न होती है, सुथलन पैदा होती है किसमें, ये बेड हमारे फूड पाइप में, इस प्रोसेस के माध्यम से भोजन जो नीचे जाता है इसी को बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस, राइट? इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है, एकदम गिरता नहीं है भोजन, खिसकता है धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर की जो नलियां होती हैं यहाँ से ये पुश करती है भोजन को नीचे की ओर। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती, इतना याद रख लीजिए, सिर्फ यहाँ से पाइप ट्रांसपोर्ट होता है ये फूड। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय का मतलब कहाँ पे, ये देखिए ग्रास नली है, यहाँ से ये भोजन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वो, पहले पार्ट्स पढ़ रहे हैं फिर एक साथ हम पढ़ेंगे चीजों को। हाँ, तो ग्रास नली, इसके बाद हम बात करेंगे अमाशय। अमाशय का मतलब होता है पेट हमारा, अमाशय उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी होता है। अब अमाशय के देखो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, अमाशय के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में जरा जानकारी करते हैं। अब ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका क्या है, ये तो ग्रास नली का एरिया है ना, ये क्या है आपकी ग्रास नली है, या फिर ये क्या है, ईसोफेगस है। अब पहले सबसे पहले आप ये देखो स्टोमक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहा है जो ग्रास नली से कनेक्ट, इसको बोलते हैं कार्डिया। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ईसोफेगस से कौन से पार्ट कनेक्ट होता है स्टोमक का, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्डिया। देखिए ईसोफेगस है, ये इसका कार्डिया पार्ट, ऊपर वाला फंडस उठा हुआ पार्ट फंडस है, ये पूरा मेन बॉडी हो जाती है, फिर एंट्रम ये कहलाता है, और फिर ये आता है ये पाइलोरस है। तो होता ये है कि जैसे ये ग्रास नली है आपकी, ये क्या है, ये ग्रास नली, ईसोफेगस है, राइट। और ये जो है ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब है क्या कि भोजन, देखिए ऊपर का किससे आ रहा है, ग्रस नली से आ रहा है, तो ग्रस नली से पेट का, अमाशय का कौन सा भाग कनेक्ट है, कार्डिया। वो जब यहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका कौन सा ये भाग कनेक्ट होगा, ये होगा पाइलोरस, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो भाग, इसी को हम बोलते हैं ड्यूडोनम। तो आप ये कह सकते हैं ड्यूडोनम से कौन सा भाग कनेक्ट है, पाइलोरस। तो पाइलोरस और ड्यूडोनम आपस में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे ईसोफेगस से कनेक्ट होता है कार्डिया। जैसे ई ऐसा बनता है देखो, ईसो ई वाला, तो ये सी, दोनों इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्लियर करी है। अब जब बात ये है कि जब यहाँ पर भोजन आता है तो हमारा जो आमाशय होता है ये HCl का निर्माण करता है। काहे का निर्माण करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि यहाँ से देखो, हमारा जो आमाशय है ये ग्लैंड तरीके से काम करते हैं, ग्रंथियां आमाशय में जठर, यहाँ पर कुछ ग्रंथियां होती हैं, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इसी में HCl भी होता है, इसी में म्यूकस भी होता है, ठीक है। और इसी में पेप्सिनोजन भी होता है। क्या होता है, पेप्सिनोजन। अब ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव होता है। जब ये निकलता है गैस्ट्रिक जूस में होता है, ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और म्यूकस का मतलब क्या है, म्यूकस का मतलब होता है जैसे जब आपका लार्वा प्लस मिक्स होता है, या फिर जब कफिंग होती है ना, इस तरीके से बलगम हो सकता है, वो सब मिक्सअप को ही आप म्यूकस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें मिलती हैं, HCl मिलता है, म्यूकस मिलता है, और पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अक्रिय है। अब ये सक्रिय नहीं है, मतलब अभी कुछ काम नहीं कर रहा है बॉडी में, आपके खाने में कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा, कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब होता ये है कि जब HCl, अब HCl क्या होता है, HCl जब इसी पेप्सिनोजन पर पड़ता है, पेरिसनोजन पर पड़ता है, ठीक है,
तो इसी को पेप्सिनोजन या पेरिसनोजन बोलते हैं। तो ये एक्टिव हो जाता है, HCl की मदद से ये एक्टिव हो गया है पेरिसनोजन। तो अब ये क्या करेगा, ये जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिव हो जाता है और बॉडी में हमारा जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन पेप्सिन ठीक है ना, जो पेप्सिन होता है, सॉरी, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, तो प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करेगा, पेरिसनोजन, ठीक है। और ये पेरिसनोजन एक्टिव क्यों हो रहा है, एक्टिव किसकी वजह से हो रहा है, HCl की वजह से हो रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन का पाचन की शुरुआत ही पेट में होती है, पास से प्रोटीन पास से पेट। वो कैसे होती है, ये काम कौन कर रहा है, हमारा पेप्सिनोजन करता है। पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है HCl की वजह से और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है हमारा पेप्सिन में। तो ये चीज़ है, ठीक। इसके अलावा बात ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, अभी हमने देखा था गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो श्रावण है वो कहाँ से होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की सेल्स है हमारी पेट में, ऑक्सेंटिक सेल्स होती है, राइट। क्या होती है, ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं। अब देखो ये जो HCl होता है, ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब ये हो गया है कि ये ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। क्या, HCl, ठीक है। इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना 3.01 है। HCl का पीएच वैल्यू कितना हमें दिख रहा है, 3.01। तो आप ये बताइए HCl, अब इम्पैक्ट ये भी होता है कि ये बताओ HCl अगर आपके पेट में ही जब बन रहा है तो इतना एसिडिक है, तो इस हिसाब से तो आपके पेट में छेद होना हो जाने चाहिए। मतलब हमारे पेट को ये इम्पैक्ट क्यों नहीं करता है, इसमें इसको कटिंग क्यों नहीं करता है पेट में। तो बात ये है कि हमारा ये जो मेन बॉडी पूरा दिख रहा है, ये यहाँ पर म्यूकस की लेयर बनी होती है इसके अंदर। म्यूकस की इतनी मोटी लेयर होती है कि उसको वो चीर के मतलब हमारी मेन स्किन पे आ ही नहीं पाता है। और अगर यही मेन स्किन पर इसको फाड़ने लग गया, छीड़ के आने लग गया, तो फिर इसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि पेट में अल्सर हो गया हमारे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। दूसरी बात ये भी होती है कि जब HCl भोजन में मिल जाता है, जब HCl प्लस भोजन मिल जाता है, तो इसी को हम एक बोलते हैं, इसी भोजन को हम कहने लगते हैं काइम, ठीक है। तो काइम एक तरीके से लसलसा भोजन है जिसमें HCl और कुछ डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है वो भी जब मिल जाते हैं, तो उसी भोजन को हम क्या बोलने लगते हैं, काइम। तो पेट के बाद जो भोजन निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको हम काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ये चीज हमें समझ में आ गई, पेट से रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो चूंकि एसिडिक होता है, तो यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर लिख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट भी कर सकता है। ये ऐसी उसकी कैपेबिलिटीज, ऐसी उसकी पास क्षमता है, राइट। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो दो चीजें होंगी, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये बहुत कुंडलित होती है, कॉइल्ड अवस्था में होती है, मुड़ी हुई अवस्था में डली है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी आंत की अगर आप बात करेंगे, तो जो छोटी आंत है ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग हीलियम। सीधी सी बात ये है कि ये इसकी लेंथ है 25 टू 30 सेंटीमीटर तक, आप देखोगे ये इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए 6 सेंटीमीटर से टू, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर नहीं, सब मीटर में है, और ये 3 मीटर तक कैसी होती है, 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, ठीक है। अब बात यह है कि फिर छोटी आंत को आप इतना, छोटी आंत को जब, इसको छोटी आंत क्यों कह रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई के हिसाब से कहते हैं। चौड़ाई किसकी ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर, ये सब मार्किंग सेंटीमीटर में रहेगी, मीटर में नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन जनरली काम क्या है। देखो बात ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये है आपका पेट, मैं यहाँ पे इस वाले एरियाज में देख लो, ये है आपका अमाशय। अमाशय से कहाँ पर आया, ये छोटी जो आपको थोड़ा सा हल्के कलर में दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें आता है भोजन। अब भोजन यहाँ पे पचेगा, ठीक है। भोजन का जो जनरली मेन पार्ट है, अब यहाँ पर क्या है कि अब भोजन यहाँ पे पचना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे यहाँ पे जो है वो सब चीजें होंगी। तो अब आपके बॉडी के अंदर जो आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब पच जाता है और सारी विटामिन भी पच जाते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन के नहीं पचता है। विटामिन के कहाँ पे पचेगा, बड़ी आंत में, ठीक है। विटामिन के बड़ी आंत में, इतना याद रखना। मिनरल्स सारे के सारे पच जाते हैं, Na, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम नहीं पचता। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कहाँ पे पचेगा, बड़ी आंत में पचेगा,
ठीक है? तो इसके अलावा याद रखना कि छोटी आँत हमारी वाटर ये इसमें एब्ज़ॉर्बेशन नहीं करता है, छोटी आँत में वाटर एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। अब वाटर जहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होगा वो बड़ी आँत में वाटर, वहाँ से बड़ी आँत, ठीक है? Na, K और Ca यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों बड़ी आंत में अवशोषित होगा। इसके साथ में आप जो भी उल्टा सीधा सड़ा गला खाना हम लोग खाते हैं, ये जलेबी है, बर्गर, 4 दिन का उल्टा सीधा, ये सब मेडिसिन, नाइकोटीन, कैफीन, ये सब वहीं पे अ, जैसे कि ये सब वहीं पर अवशोषित होता है, और साथ में ये जलेबी, डोसा, ये सब देखो सड़ा गला है, ये सब ये भी बड़ी आंत ही इसको अवशोषित करती है। ठीक है, जो भी हमारी फर्मेंटेड कार्ब्स होते हैं, कोका कोला वगैरह, ये सब आप जो खाते हैं, तो ये बड़ी आंत। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो छोटी आंत में पानी क्यों नहीं होता है अवशोषित? क्योंकि अगर ये बताइए छोटी आंत में ही अगर पानी छोटी आंत अवशोषित कर लेगी, तो फिर जो आपका एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो कैसे मूव करेगा? क्योंकि पानी रहेगा, लसलसा रहेगा, तभी तो आपका ये फूड यहाँ से मूव करता रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर पानी रहना जरूरी है, जिससे कि एनस मल द्वार से आपका एक्सक्रीटा बाहर निकल जाए। इस वजह से बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है, ना कि छोटी आंत करती है। जबकि छोटी आंत को हम मानते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक। छोटी आंत में पूरा पूर्ण तरीके से पाचन छोटी आंत में होता है, और सिर्फ पाचन ही नहीं होता है, जबकि छोटी आंत पूर्ण तरीके से अवशोषण का भी काम करती है। क्या काम करती है? अवशोषित भोजन का जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में अवशोषित होते हैं, वो भी छोटी आंत में होते हैं, और छोटी आंत में किसके द्वारा होते हैं? उसका नाम है विली। विलाई का मेनरली काम क्या है? छोटी आंत में होकर भोजन को अवशोषित करना, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करना। अगर आप विलाई का थोड़ा-सा फंक्शनिंग देखेंगे, तो विलाई का एरिया अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने कोई चित्र नहीं। अब विलाई जनरली एक तरीके से आप देखेंगे, धागानुमा संरचना होती है, एकदम छोटी-छोटी होती है विलाई, और वो अवशोषित करने का काम करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलाई कहाँ पर पाया जाता है, तो इसको ऐसे बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल विलाई। विलाई का जनरली काम है एब्जॉर्प्शन करना। तो छोटी आंत में खाना पचता भी पूरी तरीके से है, और एब्जॉर्ब भी यहीं से होता है विलाई के माध्यम से, और फिर ये आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, विलाई की अगर आप बात करेंगे, वेट, विलाई का एक इमेजेस है हमारे पास। ठीक है, ये आप इमेजेस जरा देख लो एक बार गौर से इसे। ये इमेज आपको दिख रही है, ये विलाई है। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें छोटे छोटे से दागा नुमा ये सब दिख रहा है, यही है। इनसे भोजन अवशोषित हो जाता है, और ये आप ये देखो, भोजन इस तरीके से ये फिर पूरी नाल दिख रही है, पूरी बॉडी में ये सब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? बिलाई हो गया। ठीक है, तो बिलाई के माध्यम से भोजन क्या होता है? अवशोषित हो जाता है बॉडी के अन्य पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हमने सारी चीजें देख ली है। बड़े इंटेस्टाइन में जनरली, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स भी हैं। एग्जाम में स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से पूछ लिए उन्होंने कि इससे कौन से पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, तो जरा देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी रही ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो ये पेट है, ये है आपका अमाशय। अमाशय का कौन सा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जुड़ा रहता है? तो बताओ, ये पाइलोरस। अभी बताया कौन सा? पाइलोरस। कौन सा ये जो पार्ट है कौन सा पार्ट है? पाइलोरस। अगर आप भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला हिस्सा है पाइलोरस, है ना? और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई? छोटी आंत। और इसका कौन सा पार्ट? ड्यूडोनम। तो छोटी आंत के जनरली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक ये वाला दिख रहा है, ड्यूडोनम है। दूसरा ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं जेज्यूनम। और थर्ड वाला पार्ट बोलते हैं इलियम। अब ये क्रम से लगाने को आ जाता, तो हमने याद कर लिया दूजी। क्या याद कर लिया? दूजी, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इनको देखा। अच्छा, कभी कभार अब इनकी लेंथ के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कि इनकी लेंथ के हिसाब से भी आप लगा दो। एक, ठीक। तो ये चीजें देख ली हमने। ठीक है, इंटेस्टाइनल बिलाई की बात कर लिए, तो अब तो हमने क्या देखी, छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के? आप ये देख लो, ड्यूडोनम, जेजनम और इलियम, ये इनके क्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत हमें ये वाली दिख रही है। बड़ी आंत जनरली मैंने क्या बताया है, ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और ये एनस यानी कि मलाशय। ठीक है, इसके अगर आप पार्ट देखोगे, ये 3 पार्ट है। एक तो हो गया सीकम, ठीक है, सीकम, ये कॉलोन होता है, और ये गया है अपेंडिक्स। ये 3 पार्ट है इसके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉलोन होता है, कॉलोन से रिलेटेड कैंसर भी पूछ लिया जाता है, कि कॉलोन कैंसर अगर हुआ किसी व्यक्ति को, तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, और
अपेंडिक्स एक्चुअली में इसका कोई काम ही नहीं होता है अपेंडिक्स का, इसी वजह से इसको हम वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं, यानी कि अवशेषित अंग है, इसका कोई काम खास कोई काम नहीं है। तो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन बोलते हैं, अवशेषीय अंग है, इसका कोई खास काम है नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेट में जो भी हमारे गैस बन जाती है, ये सब क्यों बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि फूड जो है, अवशोषित जो फूड है, जो बचा हुआ फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन सारा का सारा जो फूड का पाचन है वो यहीं पर हो जाता है, बस जो मल रह जाता है वो आप यहाँ पर देखते हो, थोड़ा बहुत जो रहता है न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रहता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब पानी की कमी हो जाती है तो आगे की तरफ ये मूव नहीं हो पाता, तो यहीं पर क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बोवल सिंड्रोम। बोवल सिंड्रोम की जो बीमारी है जिसको गैस बनने की, वो हमारी बड़ी आंत की से संबंधित है, ये भी याद रखना है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने लीवर की, बात करें छोटी आंत हो गई है, बड़ी आंत हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लार सैलिवरी ग्लैंड्स की। अब सैलिवरी ग्लैंड का मतलब होती है हमारी, ये मुंह में होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। तीन सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी होती हैं, कितनी होती हैं, तीन है। एक तो सैलिवरी, एक तो सबसे पहले पैराटॉइड ग्लैंड होती है, ये अपटू ग्रंथि। दूसरी यहाँ पर हमें दिख रहा है सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, मैंडिबल मतलब नीचे जबड़ा, सब मैंडिबुलर हो गई है। और तीसरी ग्लैंड हमारी ये वाली हो गई है जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड डक्ट। ठीक है, तो तीन ग्लैंड्स हमारी हो गई हैं। अब ये तीन ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरा देखते हैं। तो पैराटॉइड ग्लैंड से हमारी, ये तीनों में सबसे बड़ी है, पैरा, इसका नाम ही है पैरा, ठीक है। और कान के पास होती है नियर द का, और ये संख्या कितनी होती है पैराटॉइड की, जो होती है दो कान है तो दोनों कानों के आसपास, ट्विन नंबर। इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड ये जीभ के पीछे उपस्थित होती है, जैसे लोकेशन आप देखो सबलिंगुअल का ये है ना, ये जीभ यहाँ पे रहती है, इसके नीचे यहाँ पर ये है। तो ये जीभ के पीछे उपस्थित रहती है ब्रोडर। तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, ये सबलिंगुअल, इसका नाम ये सब है, ठीक है। और फिर आता है सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है, क्योंकि नीचे वाले जबड़े को सब मैंडिबुलर बोलते हैं। यह 70 से 75% लार उत्पादित करती है। पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लार उत्पादन कौन सा करता है, तो हमें पता चलेगा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड करती है। तो ये चीजें अभी हमें याद रखनी है, बाद में मेरे सब काम आएगा, ठीक है। मनुष्य के सलीवा में जनरली दो प्रकार के एंजाइम आप पाएंगे, एंजाइम जो कि पाचन में इनकी हेल्प करते हैं, एक टाइलिन होगा, एक लाइसोजाइम होगा, ठीक है। टाइलिन और लाइसोजाइम, इनके बारे में थोड़ा सा बाद में भी करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट आता है यकृत। यकृत का मतलब हो गया लीवर। सबसे एक चीज याद रखो कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब हो गया ग्लैंड। और बॉडी में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गन है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा अंग है। सबसे पहला बड़ा अंग कौन सा, स्किन है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। और ये सबसे बड़ी ग्लैंड के, अच्छा ये जो लीवर है ये किस प्रकार की ग्लैंड है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी मतलब ऐसी ग्रंथि जो किसी ना किसी जूस या एंजाइम का स्रावण करती है, उनको हम बाह्यस्रावी बोलते हैं। और अगर ये किसी हार्मोन का स्रावण करती है तो इनको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी बोलते हैं, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं इनको, एंडोक्राइन। और बाह्यस्रावी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो लीवर चूंकि एंजाइम यानी कि पाचन में मदद करता है, जूस उत्पादन करता है, सीक्रेशन करता है, दैट्स व्हाई इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। वजन पूछा जा चुका है, 1.5 किलो से 2 किलो तक लीवर का वजन होता है। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। दाहिनी ओर का मतलब है लीवर, आप ये देखिए, आप ये दिख रहा है, ये लीवर है, देखिए राइट हैंड है आपके अपोजिट, मुंह करके बैठे, ये लीवर है, ठीक है। तो लीवर देख लो। और लीवर के नीचे आपको जो ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन एंड येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये भी याद रखना है, ये भी अभी काम आएगा। इसके अलावा आप ये देखोगे, ये जो दिख रहा है येलो कलर का, ये लीफ नुमा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला एरिया, ठीक है, पत्ती की तरीके का दिख रहा है, ये आपका होगी पेनक्रियास। ये हमारी पेनक्रियास है। और ये छोटा सा बादाम टाइप का दिख रहा है, आड़ू टाइप का आकार का, ये आपका स्प्लीन है, ठीक है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें हमने देख ली है, हमारी किस आकार का क्या है। इसका गाल ब्लैडर का कलर भी पूछा जा चुका है, अभी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। यकृत में क्या होता है जनरली, यकृत में देखो, यकृत दो दो तीन काम करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके निचले भाग में नासपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जैसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का आकार भी पूछा जा सकता है, कैसा, नासपाती कैसा होता है, येलो होता है। और थोड़ा सा ये ग्रीन भी होता है, ठीक है, येलो ग्रीन। इसके, हाँ, यकृत द्वारा स्राव, देखो होता ये है कि दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ये है यकृत है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये नाशपाती आकार। यकृत में क्या होता है, बाइल बनता है कहाँ पे, पित्त बनता है कहाँ पे, लीवर में। लेकिन ये स्टोर होता है यहाँ से आके यहाँ पे गाल ब्लैडर, इसी वजह से इसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्त बनता तो लीवर में है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में।
ठीक है? और बाद में फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से किसमें छोटी आँत के ड्यूडेनम में रिफ्लेक्स क्रिया के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। ये भी अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर से। तो ये चीज़ें हमने देख ली है। इसके अलावा यकृत में जनरली आप देखोगे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी ज़हर होते हैं, उन सबको हटाने का काम कौन करता है? लीवर। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से स्ट्रक्चर है जिसको हमारी बॉडी पचा नहीं सकती। तो अमोनिया को ये तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? यकृत प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है कौन? यकृत। अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट में क्यों करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि हमारा शरीर इजीली पचा सकता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। गॉल ब्लैडर की बात अभी हमने करी है कि अभी पित्त जो बनता है, पित्त का निर्माण तो होता है लीवर में, लेकिन इसको सुरक्षित ये कहाँ पे रहता है? स्टोर पित्ताशय में। और ये जब पित्ताशय से ये गुजरता है नीचे की तरफ, जब ये देखो ये पित्ताशय दिख रहा है, यहाँ से ये आ रहा है तो देखो एकदम ऐसे नीचे नहीं गिर रहा है, ये इस तरीके से जाता है। फिर इस तरीके से तब ये नीचे की तरफ आता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ये नीचे जाता है। जो है ना, जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल है ना, ये जब छोटे इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये किस क्रिया के द्वारा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये देखो आप ये देखो, ये है देखो, ये थोड़ा-सा ग्रीन और येलो टाइप का है, ये बाइल इस तरीके से ये आ रहा है, ये देखिए, ये आ रहा है ये। ये देखो ऊपर की तरफ गया तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। देखो ये नीचे की तरफ नहीं जाता है डायरेक्ट। ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, फिर ये नीचे आता है इसके साथ में खाने के साथ में मिलकर, ठीक है? तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन की बात हमारी हो गई। अब हम आगे और ज़रा चर्चा करते हैं, बाइल की बात कर ली हमने। हाँ, अब बात यहाँ पे ये जो पित्त बाइल होता है ये लगभग प्रतिदिन जो है इसका जो बाइल का जो मान होता है ये पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। बाइल कैसा होता है? ये अब देखो हमारा पेट में तो भोजन हो जाता है, जो ये पेट है यानी कि अमाशय में तो भोजन अम्लीय हो जाता है क्योंकि HCl है। फिर जब इसमें आता है तो इसको क्षारीय बनाने का काम हमारा यही बाइल करता है, ठीक है? और बाइल का जो पीएच मान होता है वो हमारा दिख रहा है कितना है? बाइल का पीएच मान लगभग 7.7 है। इसके साथ में इसमें 80% 85% जल, 12% पित्तवर्णक। पित्तवर्णक का मतलब है कलर देने वाला, और 0.7% पित्त लवण भी होता है इसमें, ठीक है? अब वेट एक चलिए देखते हैं। तो ये वर्णक की बात हो गई है। और अब इसमें क्या होता है थोड़ा हरा भी है, तो ये हरा इसका जो पीला कलर है वो तो यूरिया, हरा कलर इसका बर्डी की वजह से होता है। एक वर्णक होता है बर्डी, बर्डी की वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। इतना याद रख लेना। हाँ, इसके अलावा पित्त भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, और हमारी बॉडी में लगभग 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर तक जो पित्त है वो डेली निर्माण हो सकता है। ये क्षारीय कर देता है। इसका मेन काम क्या है? अग्न्याशय रसी पैनक्रियाटिक कर। देखो सबसे बड़ी बात ये है, होता ये है कि जब यहाँ पे क्या है फूड कैसा हो गया, HCl की वजह से फूड अम्लीय हो गया। जब यहाँ पर ये आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी अम्लीय फूड को नहीं पचा सकता। इसी वजह से यहाँ से जो रस आता है इसको क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है पित्त, और इसके बाद जो छोटी आंत है वो अपना काम भोजन को पचाने का काम करने लगती है। हालाँकि इसी के टाइम पे एक और रस यहाँ से आता है किससे? ये पैनक्रियाटिस से है, तब इसके बाद तब ये अपना काम स्टार्ट करेगा। ये चीज़ें हो गई, हाँ। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं ज़रा, यदि यकृत कोशिकाएँ रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। इसे ही पीलिया। देखो होता ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बिलिरुबिन होता है। तो होता ये है कि यकृत क्या लीवर क्या करता है ये कि बार-बार उससे यकृत उससे अपना बिलिरुबिन उससे किससे? ब्लड से लेके और अपने पास स्टोर करता रहता है, ठीक है? और उसको टॉक्सिन से इंटॉक्सिन में वो चेंज करता रहता है। लेकिन अगर जब यही लीवर आपका कमज़ोर हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये बॉडी से यानी कि ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है, तो फिर आपके पूरा बॉडी कैसी पीली पड़ने लग जाती है, उसी हम क्या बोलते हैं पीलिया। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि पित्त अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का कार्य करता है। क्या करता है? पित्त। यह वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। ये भी याद रखना है कि वसा के अवशोषण में कौन सहायक होता है? पित्त। यह विटामिन के तथा वसाओं के अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है
ये जो विटामिन किस विटामिन की शोषण में पित्त काम आता है, तो आंसर होगा विटामिन के। पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे हम। अब ये जितनी भी चीजें हैं, अब हम वहीं पे स्टार्टिंग करते हैं अपनी, बाकी सब चीज डिस्कस हम साथ में ही होगा। देखो, सबसे पहले जैसे ही हम अपने माउथ के अंदर इस भोजन को रखेंगे मुंह के अंदर, तो यहाँ पर हमारे मुंह में होती है लार, और जो लार होती है इसको, लार यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो भी उत्पादन करती हैं, वो सलीवा होता है। तो सलीवा वो भोजन को कैसे बनाता है, ल्यूब्रिकेट्स कर देता है, यानी कि लसलसा बना देता है। और हमारे शरीर के अंदर मुंह में अमाइलेज डाइजेस्ट हो जाता है, और पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाता है इनटू शुगर, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी हर एक चीज को शुगर के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में ही क्या करती है, इन करती है। अब जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज सलीवा में भी पाया जाता है और पेनक्रियास में भी पाया जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है, अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स मैंने क्या बोला, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्रोटीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, इस वजह से इनका जो पाचन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ में क्या होता है, ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल्स असिस्टेंट प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में का कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, अब सैलिवरी ग्लैंड्स जब होती है हमारे माउथ के अंदर, तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने ये चर्चा करी थी। सबसे ज्यादा सैलिवरी ग्लैंड जो सलीवा देती है उसका नाम क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब यहाँ पर तीन तरीके के एंजाइम्स निकलेंगे, एक टाइलिन होगा, एक लाइसोजाइम होता है, एक माल्टेज होगा, ठीक है। तो टाइलिन की अगर बात करेंगे, तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च जो होता है इसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज इस तरीके का क्या है, एक तरीके से एक शुगर है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टार्च, क्या स्टार्च भी हमें पता है, ये जनरली पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में स्टोरेज करते हैं, उसी को हम स्टार्च बोल देते हैं। तो पटाइलिन क्या करता है, स्टार्च स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, ठीक है। इसके अलावा लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है और इफिशियंसी बढ़ा देता है हमारे फीड की। इसके अलावा माल्टेज, माल्टेज जो होगा वो हमेशा माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो देखो, माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज। अब ऐसा भी नहीं है कि माल्टेज सिर्फ आपके मुंह में एंजाइम होता है, माल्टेज अन्य जगह भी होता है, ठीक है। माल्टेज आप देखोगे पेनक्रियास में भी देखने को मिलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है। तो माल्टेज एक ऐसा है, इसका नाम ही है माल, तो ये जनरली हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा माल्टेज। तो आप देखेंगे टाइलिन का भी यहीं पर क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है टालिन स्टार्च से माल्टोज में, ठीक है। माल्टेज नहीं है, माल्टोज। जब भी जैसे ग्लूकोज में ओ आ रहा है, तो हमेशा ओ वाले में कन्वर्ट होंगे, और करेंगे कौन, ए वाले कन्वर्ट करेंगे ओ वाले में हमेशा। एमाइलेज, अच्छा यहाँ पर एमाइलेज देखो, जैसे यहाँ पर लाइसोजाइम माल्टेज की बात हो गई, टाइलिन, तो एमाइलेज कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, सलीवा में होता है, तो ये पेनक्रियास में भी होता है एमाइलेज। तो जो माल वाले हैं ना, एमाइलेज माल या एमाइलेज, ये पेनक्रियास में भी देखने को हमें एमाइलेज वो मिलता है। भोजन इसके बाद इस तरीके से नीचे आता है, यहीं पर ये फेरेनिक्स है, फेरेनिक्स से हम भोजन को गुटकते हैं, यानी कि स्वालो करते हैं, निगलते हैं। और यहीं पर हमने देखा था एपिग्लोटिस्ट का काम आ जाता है, कि एपिग्लोटिस्ट विंड पाइप को बंद कर देगा और भोजन अब आएगा नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये जो पेट का ये वाला जो हिस्सा है, इसको भी हमने क्या बोला था, इसको बोलते हैं कार्डिया। तो कार्डिया टच होता है किससे, आपका इस ग्रास नली से, ईसोफेगस से। अब भोजन आ जाता है पेट में, तो पेट में क्या होता है, स्टोमक में क्या होगा, अभी क्या बताया था, इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है, म्यूकस भी होता है। HCl में HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, और पेरिसनोजन भी होता है, राइट या नहीं, ठीक है। तो HCl जब पेरिसनोजन के ऊपर गिरता है, तो पेरिसनोजन एक्टिव हो जाता है, अभी तक ये इनएक्टिव था, तो यहीं पर लिखा है। तो जो HCl एक्टिवेट कर देता है किसको, कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेरिसनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन में, ठीक है। पहले ये जो पेरिसनोजन निकल रहा था तो ये इनएक्टिव था, लेकिन HCl की मदद से ये एक्टिव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टोन में। तो आप ये कह सकते हैं कि पेट में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पास से प्रोटीन, पास से पेट। स्टोमक में और क्या क्या काम होता है, स्टोर एंड चर्न्स करता है फूड, फूड को यानी कि मथ देता है पूरी तरीके से। जो हमारा जो स्टोमक होता है, चर्निंग का काम किसका, स्टोमक का है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये भी बताया है। HCl एक्टिवेट एंजाइम हो जाती है, ब्रेक्स कर देता है फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, जम्स को भी मार देता है। इसके अलावा बताया था कि HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है हमारी स्टोमक की वॉल को, वो है म्यूकस। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, पूरा एब्जॉर्ब हमारा फूड नहीं हो जाता है। सबसे बात क्या है,
इसके अलावा जो म्यूकस होता है ये एसिडिटी जो हमारी गैस्ट्रिक जूस की होती है इसको कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, वैसे अब बात करेंगे HCl का जो एसिडिटी है वो कुछ नहीं है, 3.01 pH है। इसके अलावा देखो पेट में दो तरीके के हमारे जो है उनका पाचन होता है एंजाइम्स की मदद से। एक तो होता है पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में, और दूसरा यहीं पर दूध वाला जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर होता है रेनिन। रेनिन जो है वो कैसीन को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पेरिकैसिनेट में, ठीक है। तो पेट में हमारे दो जनरली एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, एक है आपका पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को कन्वर्ट करना पेप्टोन में, रेनिन का काम है कैसीन को कन्वर्ट करना पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। अच्छा, बात ये करते हैं कि जो रेनिन है और जो लैक्टोज एंजाइम है बच्चों में वो डिसअपियर होने लग जाते हैं 3 से 5 साल। क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा है तो होता है तो सिर्फ दूध पर आश्रित होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है दूध के अलावा अन्य फूड है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, उनका भी वो भक्षण करने लगता है, तो फिर उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है रेनिन और लैक्टोज पे वो कम होती है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं धीरे धीरे क्या होती हैं इनमें जो सॉरी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, इनमें डिसअपियर होते हैं, और कंप्लीट उनका डिसअपियरेंस हो जाता है लगभग 15 वर्ष की उम्र में। तो पेट में दो चीजें याद रखनी है हमें पेट में, कौन कौन सी, एक तो पेप्सिन और रेनिन। पेट के बाद ड्यूडोनम की मदद से ये हमारा जो खाना ये छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत इसको क्या करेगी पचाने का काम करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अब अभी हम लीवर की काम देख लेते हैं और पेनक्रियास को। तो लीवर क्या करता है, लीवर ब्रेक डाउन कर देता है और बिल्ड करता है बहुत सारी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, स्टोर करता है विटामिन्स को और आयरन को, डिस्ट्रॉय कर देता है जो पुरानी ब्लड सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसका, लीवर का है। शराब अगर आप पीते हो तो उसकी टॉक्सिटी को डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को लीवर, तो डिटॉक्स करने का काम लीवर का है। इसके अलावा डिस्ट्रॉय कर देता है पॉइजन्स को बताया था, अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया, क्योंकि अमोनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हमारी बॉडी इसको कैसे भी पचा नहीं सकती, अगर पचा पाती तो फिर ये भोजन क्यों ही करते, डायरेक्ट हम अमोनिया ही खा लेते ना। बाइल एड्स एंड डाइजेशन। अच्छा, अब जो लीवर है, लीवर से जो मैंने क्या बताया, बाइल का निर्माण होता है कहाँ पे, लीवर पे, लेकिन स्टोरेज कहाँ पे होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का मेनली जो काम है वो स्टोर और कंसंट्रेट होता है यहीं पे बाइल। इसके बाद होता ये है कि ये जो बाइल है ये बाइल पे क्या होता है कि अब देखो फैट, अब इस खाने में फैट भी होगा जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जा रहा है। तो अब देखो ये जो बाइल का, जब बाइल धीरे धीरे करके रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये छोटी आंत में पहुंच जाता है, तो बाइल में कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, अब जो बड़े बड़े कण हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके, फैट के, जब वही बाइल सॉल्ट्स जब इसमें जाके ऊपर की तरफ से इससे मिल जाता है तो इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का बड़े क्रिस्टल्स से छोटे क्रिस्टल्स में टूट जाना। और किसकी मदद से टूटता है, तो द आंसर इज वाइल्ड सॉल्ट, इसकी मदद से, वाइल्ड सॉल्ट की मदद से। हालांकि अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस प्रोसेस कंप्लीटली कहाँ पर होती है, देखो कंप्लीट प्रोसेस तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना पूरा पकता है, लेकिन स्टार्टिंग कह सकते हैं अब लीवर से इसकी हो जाती होगी। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे पार्ट, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अदर ऑप्शंस में लीवर भी हो सकता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम टिक करेंगे। अच्छा, लीवर की और हम कुछ बात करें, इफ लीवर सेल स्टॉप्स डिफरेंशिएटिंग बिलिरुबिन फ्रॉम ब्लड, बिलिरुबिन कैन कॉज जॉन्डिस। अभी मैंने बताया था आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड में बिलिरुबिन भी होता है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, तो वो जनरली क्या होता है इसी लीवर में आता रहता है, लेकिन जब लीवर की सेल्स इसको बंद कर देती हैं तो आपकी इसी बॉडी में ज्यादातर पीलापन दिखाई देने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं जॉइंटिस है। अगर हम बाइल की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 7.7 पीएच है, यानी कि काफी ज्यादा ये क्या है, एसिडिक ना होकर ये थोड़ा सा क्या है, एल्कलीन है, ठीक है। बाइल में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, सॉल्ट्स होता है बाइल में, सॉल्ट्स होता है ना कि एंजाइम्स होते हैं, और सॉल्ट्स क्या मदद करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। लीवर की बात करेंगे तो इसको कुफर सेल्स भी बोलते हैं, कुफर यानी कि किल सेल्स, क्योंकि ये क्या होता है, डिटॉक्स करता है ना, जो टॉक्सिन्स होता है उनको मारता है, पॉइजन को खत्म करता है। और लीवर साइरोसिस, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं उसी में एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं लीवर साइरोसिस। विटामिन कौन कौन से एब्सॉर्प्शन कर सकता है, डे का, DEKA, डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। सेकंड लार्जेस्ट स्किन और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी की कौन सी है, लीवर है। लीवर का और भी काम है,
ये डाइजेशन करता है किसका, फैट्स का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो कुछ भी है आपकी बॉडी में, ये सीधी सी बात है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट में। लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं इनको ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है अगर जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट को वो फैट में भी कन्वर्ट कर सकता है, कैन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट, ठीक है, क्योंकि लीवर का मेनली काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। तो कार्बोहाइड्रेट को वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, फैट में, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर सकता है वो कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में और कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से समझो, पहले ये प्रोटीन को करता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट को करता है फैट में, तो पीसीएफ में। बाइल एड्स की बात करेंगे, है ना, बाइल की, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.7 होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, मेक फूड बेसिक कर देता है सो दैट पेनक्रियाटिक जूस कैन फंक्शन, ठीक है। अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ से जो बाइल जूस होता है ये जनरली, अब यहाँ से जो भोजन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये आ रहा है एकदम एसिडिक, और जब यहाँ से ये बाइल जूस जो कि क्षारीय क्षारीय होता है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये अब ये भोजन कैसा हो गया, अब एसिडिक की हटके कैसा हो जाएगा, ये एल्कलाइन हो गया, क्षारीय हो गया। तो अब यहाँ से जो आपको ये दिख रही है पेनक्रियाटिक जूस जब आएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब ये अपना काम कर पाएगा। जब तक ये एसिडिक रहेगा तो पेनक्रियाटिक जूस अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भोजन को एल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल। बॉइल सॉल्ट है ना, ये देखो सॉल्ट सॉल्ट है, तो सॉल्ट जनरली एल्कलाइन ही होगा ना। अब बात करते हैं हम पेनक्रियाटिक पेनक्रियास की, ठीक है। तो पेनक्रियास की बात करेंगे तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्रंथि है, क्योंकि पेनक्रियास में आप, एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये हार्मोन्स का भी श्रवण करता है, और एक्सोक्राइन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये जूस का श्रवण करता है, जिससे कि एंजाइम्स का श्रवण करता है पाचन में मदद करने के लिए। हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पेनक्रियास ही आपकी बॉडी में एक ऐसा है जिसके हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं आपकी ग्लूकोज लेवल बॉडी में। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टोमक का जो एसिड होता है। तो एसिडिक फूड को और ज्यादा न्यूट्रलाइज करने का काम कौन किसका है, पेनक्रियास का है, और किसका है अपना, ये बाइल का है। अब पेनक्रियास में ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, अमाइलेज डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड्स को, ठीक है, और लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। तो अब देखो ट्रिप, जब आप ट्रिप पे जाते हो तो पेन लेके जाते हो, तो ट्रिप्सिन पेनक्रियास में पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को, ठीक है। ट्रिप्सिन ये सब प्रोटीन वाले हैं। एमाइलेज जो है ये पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड सबसे टफेस्ट होता है पाचन करने के लिए, और लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है किसको, लिपिड्स को। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 टू 8.3, सबसे ज्यादा एल्कलाइन या सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू आपका इसी को देखने को मिलेगा, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा किसका, अपने बाइल का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेनक्रियाटिक है, एसिडिक नहीं एल्कलाइन। हाँ, और और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और कार्बोऑक्सी पेप्टाइड्स, ये इस तरह प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। तो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का, और अमीनो एसिड्स के रूप में हमारी बॉडी को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर पाती है। जबकि प्लांट्स में जो यही प्रोटीन या नाइट्रोजन होता है, ये प्लांट जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में करते हैं, और हमारी बॉडी किसके रूप में करती है, अमोनियो एसिड्स के रूप में। तो ट्रिप्सिन का जनरली काम क्या है, पेप्टोन और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। माल्टेज, अभी हमने माल्टेज माउथ में भी देखा था, पेनक्रियास में भी देखा, और अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखेंगे। तो माल्टेज का जनरली काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। अमाइलेज का काम क्या करना, क्या है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। लाइपेज का काम जनरली क्या है, फैट को ग्लाइसरीन या फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जनरली चर्चा हो गई हमारी पेनक्रियास की। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइम होते, जब यहाँ पे HCl मिल गया था तो ये यहाँ पे भोजन भोजन बन गया था काइम। काइम यहाँ पर आ गया साथ में। अभी जो काइम है ये बहुत ज्यादा कैसा एसिडिक है, इसको न्यूट्रल करेगा कौन कौन, बाइल जूस जिसका कि पीएच वैल्यू 7.7 होती है, और यहाँ पर करेगा पेनक्रियाटिक जूस जिसकी की वैल्यू क्या होती है, 8.5 तक भी जाती है। अब ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि अब एसिडिक नहीं रहा, अल्कलाइन हो गया है। अब जरा बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले भी देख कर आए हैं कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसी वजह से इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं, और मैंने क्या बोला, तो यहीं पर विलाई भी होता है इसी में, छोटी आंत में, जिससे कि वाटर जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मोस्ट वाटर पेप्टिटेज, अब तो मोस्ट वाटर तो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जनरली वाटर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है।
सक्रेज करेगा डाइजेस्ट शुगर्स को और एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा पॉलीसैकेराइड्स को। तो पूछा जा सकता है बार बार, देखो एमाइलेज आप डाइजेस्ट करेगा किसको, हमेशा पॉलीसैकेराइड्स को, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखो इंटेस्टाइन में क्या रहेगा, इरिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ रहेगा, ट्रिप पे जाते हो पेन पेन लेकर, ट्रिप्सिन रहेगा पेनक्रियास में, इरिप्सिन रहेगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इरिप्सिन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टोन जो है इसको बदल देता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। जो काम ट्रिप्सिन का है पेनक्रियास में, वही काम है इरिप्सिन का किसमें, अमीनो एसिड में। माल्टेज, तो माल्टेज सीरीज ही पता है, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और सक्रेज, तो सक्रूज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का दोनों फॉर्म है, फ्रक्टोज फ्रूट से मिलता है। लैक्टेज, तो लैक्टेज है तो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में या फिर गैलेक्टोज में, ठीक है। और लाइपेज जो है फैट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसरीन में या फिर फैटी एसिड्स में। और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लिम्फ में होता है। लिम्फ मतलब लिम्फोसाइट्स, एब्जॉर्ब इन लिम्फ्स। इसके अलावा अब ये तो हो गई हमारी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो जाती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू पेनक्रियास का होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो पीएस और पीएसबी याद रख लेना, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस। इनका क्रम भी लगाने को आ चुका है। पीएसबी सबसे ज्यादा किसका, पेनक्रियास का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद अब ये भोजन पूर्ण तरीके से पाचन भी यहीं पर हो रहा है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर हो रहा है बिलाई के माध्यम से। और अब ये बड़ी आंत में ये भोजन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। बड़ी आंत के 3 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। रीअब्जॉर्ब्स करती है कुछ जो वाटर बचा होता है या फिर आयंस, और फॉर्म एंड स्टोर्स करती है फेसेस को, जो मल होता है वो एनस के माध्यम से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। एनस ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फेसेस, ठीक है। रेक्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्टोर। अब जरा एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं पहले ही। तो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को एब्जॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन ये सोडियम को, पोटेशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये 3 मिनरल्स को। और विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन आपकी कौन सी बड़ी आंत करेगी। और विटामिन के का सिंथेसिस कौन कर सकता है, हमारा लीवर कर सकता है। विटामिन के को सिंथेसिस कौन कर सकता है, लीवर, क्योंकि विटामिन के फैट से रिलेटेड है, ग्लाइसरॉल जो व्हीट उससे रिलेटेड है। तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कहानी। इसके अलावा कुछ और चीजें, सेक्रेटिंग हार्मोन स्टॉप्स कर देता है गैस्ट्रिक सीक्रेटिन को, ठीक है। इसकी वजह से काइम की अम्लता से रिलीज होता है। देखो जो सीक्रेटिन हार्मोन होता है वो काइम, काइम क्या होता है, काइम ऐसा फूड होता है जब जिसमें HCl मिल जाता है पेट में, उसको हम काई बोलते हैं। तो काइम की जो अम्लता होती है जब वो एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से सेक्रेशन हार्मोन होने लगता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, सीक्रेटिन। और ये सीक्रेटिन हार्मोन क्या कर देता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को बंद कर देता है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा जो गाइमेज है कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को किसमें, इथानोल में। तो इथानोल में कन्वर्ट करने वाला कौन है, गाइमेज। तो ये थी सारी चीजें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू, आई होप ये चीजें आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आई होंगी।